नमस्कार बच्चों। कल एग्जाम है आपका, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आप एग्जाम बढ़िया से दीजिएगा और आपका एग्जाम अच्छे से जाए, उसको लेकर के मैंने एक ही वीडियो में 10th क्लास मैथ का सारा निचोड़ डाल दिया है। यह क्लास अगर आप देख लेते हैं एग्जाम से पहले तो आपके इतने क्वेश्चन लड़ेंगे कि आप हमें अभी तो कमेंट नहीं कीजिएगा, लेकिन एग्जाम के बाद निकल करके कमेंट कीजिएगा। जैसे ही एग्जाम होगा, पेपर बेस्ड होगा, तो मैं उसका आंसर शीट जारी करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सारा मैथ का निचोड़ आप यहीं से सीख पाएंगे। तो अब देखिएगा कि जैसे कि क्वेश्चन आपका आएगा, तो इसमें नंबर पे आप नहीं जाइएगा। ये वाला जो नंबर है ना, इस पे आप नहीं जाइएगा, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आपके लिए। तो नंबर्स कम बेशी इधर उधर हो सकते हैं, उस पे नहीं जाइएगा। आपको ध्यान देना यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। आपको कह ले माध्य, आपको कह दे एवरेज, आपको कह ले औसत। जब भी आपको ऐसा कहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ लेना है और गिनती की संख्या से भाग दे देना है। आपको क्या करना है? जोड़ लेना है। अब देखिए गलती कहाँ हो जाती है। आपको कहा है कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किससे शुरू कर होता है? एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है। अगर पूर्ण कहता है तो 0 से शुरू होकर अनंत तक। अब कहा 5 ठो प्राकृत संख्या, एक है एक संख्या, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा। इसको जोड़िए और 1 2 3 4 5 से भाग दे दीजिए। लगातार 5 ठो संख्या लिख लेना है, क्योंकि प्राकृत संख्या बोला है प्रथम 5। तो जब इसको जोड़िएगा तो 5 4 9। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं, ये देखिए 5 और 4 1 5 10 और 3 2 5 15। 15/5 आया हमारा। तो 15/5 करेंगे हम, तो कितना आएगा आंसर? 3 आएगा। ये आपका 3 आएगा आंसर, यदि प्राकृत कहे तब। और अगर पूर्ण कह दिया तो, अगर इसी सवाल में कह दे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए, तो पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? 0 से। तो 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, देखिए 5 तो हो गया। 1 2 3 4 5, 5 तो हो गया ना। तो वो गिनती से आपको भाग देना है। तो जोड़िए 4 3 7, 7 2 9 1 10। तो 10/5, तो कितना आंसर आ गया? 2। तो अब रट लीजिए, अगर पूर्ण संख्या कहता है 5 ठो तो 2 होगा, और प्राकृत संख्या कहता है 5 ठो तो 3 होगा। अगर सम संख्या कहता तो जो दुक्का पढ़ा से चलता है उसको सम संख्या कहते हैं। तो हम क्या करते? 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 और बटे 5। तो जो आपको कह दे वही करना है। तो 10 और 8 2 10, 6 4 10, 30 हो गया। तो 30/5, तो 5 से काटेंगे 5 6 30। इसका माध्य क्या निकलता? 6 निकलता है। माध्य या औसत, ठीक है। अगर प्राकृत कहा तो आप 1 से शुरू कीजिएगा, पूर्ण कहेगा तो 0 से कीजिए, और सम कहेगा तो 2 से कीजिए। अब यहां देखिए प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य। तो 3 ठो बोला, प्राकृत संख्या बोला तो 1 लेंगे एक ठो, 2 लेंगे एक ठो और एक ठो 3 लेंगे। इसको भागा देंगे हम 5 से। तो हमारा आंसर कितना हो गया? देखिए तो 3 और 3 6/5। आप देख पा रहे हैं 6/5 जब आप इसको भागा दीजिएगा तो 1.2 आएगा। एक भी आंसर आपका यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य, एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो उसमें लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं माध्यिका बताइए। तो माध्यिका, माध्य आपने सीख लिया, सबको जोड़ लीजिए और गिनती से भाग, ये आपका माध्य हुआ। माध्यिका में क्या करना है? बढ़ते क्रम में सजाना है। देखिए 7 8 9 10 11 12 और 15 आपने बढ़ते क्रम में सजा दिया। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो इधर से 3 ठो और इधर से भी 3 ठो, बीच में कौन आया? बीच में आया 10। तो आपकी माध्यिका हो गई 10। अब आपसे मान लीजिए कि 7 2 बार रहता, मान लेते हैं 7 3 बार रह जाता, तो आप 7 7 7 लिखते हैं, तब 8 लिखते हैं। आपको सीरियली ही लिखना है और फिर देखना है कि बीच में कौन आ रहा है। जो बीच में आएगा
वही माध्यिका होता है। और अगर दो ठो बीच में आ गया तब, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। मान लीजिए बीच में आ गया 10 और 12, बीच में दो ठो आया, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 10 22, 22 भागा 2 करेंगे तो 11। समझ गए बात को कि क्या करना है? सीरियली सजाना है, और सीरियली सजाने के बाद बीच में कौन आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो अभी बीच में कौन आया था? 10 आया था। ये अगला ये सवाल देखिए, कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती किस में है। तो माध्य में होता है, मध्यक में होता है, बहुलक में भी होता है। अब देखिए बहुलक से सवाल है, तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया वही हो गया बहुलक। एक वचन बहुवचन ऐसे देख लीजिए ना, एक वचन बहुवचन जो सबसे ज्यादा बार आए उसको कहते हैं बहुलक। तो फिर से देखिए माध्य में क्या करना, सबको जोड़िए और जोड़ने के बाद गिनती से भाग। माध्यक में क्या होता है? सजाइए और सजाने के बाद बीच वाली संख्या। और बहुलक में क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आए उसको बहुलक। यहाँ कह रहा किसमें नहीं है, तो मानक विचलन में नहीं होता है, माध्य माध्यक बहुलक में तीनों में होता है। यहाँ कह रहा है बहुलक बताइए, तो अब आप देखिए कि कौन सबसे ज्यादा बार आया। तो इस समीकरण में आप देखेंगे कि दो, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो दो आया है, तो हमारा आंसर हो गया दो। तो आपने माध्य भी देखा, माध्यक भी देखा और बहुलक, और आप देखिएगा ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। अब देखिए किसी वर्ग अंतराल में संगत बारंबारता और पूर्व के बारंबारता के योग्य को, देखिए दो प्रकार की बारंबारता होती है, एक नॉर्मल सी बारंबारता और एक संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता में बार बार जुड़ जाता है, जैसे कि आप देखिए मान लीजिए 3 था, 6 है, 9 है, 5 है, ये बारंबारता दिया है, तो ये क्या होगा? अगली बार 6 3 9, 9 9 18, 18 5 23, इस तरह करके जुड़ते जाता है, ये है संचयी बारंबारता। प्रेक्षणों के मानों के योग को संख्या से भाग देने पर, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे? जोड़ लीजिए और भगा दीजिए, जोड़ लीजिए और भगा दीजिए, क्या बताया था हमने? माध्य बताया था। तो देखिए सवाल इस तरह घुमा करके आपको दे सकते हैं। माध्यिका में क्या है? बढ़ते क्रम में सजाइए या फिर घटते क्रम में सजाइए, बीच वाली संख्या को कहते हैं माध्यिका। दो ठो आएगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देना है। बहुलक क्या है? सबसे ज्यादा बार कौन आया, ज्यादा बार आपको ये देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? जोड़ लीजिए और भागा दे दीजिए, तो माध्य हो गया। माध्य को औसत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल को देखिए, बारंबारता और संगत बारंबारता वर्ग अंतराल से बने चित्र को, जब भी कोई चित्र की बात करे, जब भी इस तरह का चित्र आएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए चित्र किस में लिखा हुआ है, आप खुद देखिए चित्र किस में लिखा हुआ है, तो वही हमारा आंसर होगा आयत चित्र। आज डिस्कस नहीं करेंगे कैसे क्या होता है नहीं होता, उतना दिमाग हमें नहीं लगाना है, हमें तो अच्छे नंबर को उठाना है। तो आयत चित्र कैसे पहचानेंगे? चित्र लिखा है तो आयत में भी चित्र लिखा हुआ, बस आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वह आंकड़े जिसमें सूचनाएं पूर्व से एकत्रित होते हैं क्या कहा जाता है? देखिए पहले से ही आपको सूचना मिल गया, आपने कुछ नहीं किया। दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, याद रखिएगा, एक प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा गौण आंकड़ा। तो आपका देखिए प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है कि जो खोज करता है, आप काम करते हैं कहीं पर, आप डाटा जुगाड़ करते हैं, तो आप जो डाटा जुगाड़ करते हैं या आप सुई देने गए तो कितने बच्चों को सुई दिया, उसकी उम्र क्या थी, कौन कौन सा सुई पड़ा, जब आप खुद से करते हैं तो वो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। यहाँ कह रहा है कि पहले से है, तो पहले से है तो जैसे पेपर से ले लिए या किसी का कॉपी कर लिए, किसी का चीटिंग कर लिए, तो या फिर कहीं से कोई बनाया था उसी का हम भी नकल कर लिए, तो ये क्या हो गया? पहले से है, तो पहले से वो द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे? गौण आंकड़ा कहेंगे। जैसे कि आपका रिजल्ट जारी होता है, तो रिजल्ट जिसने जारी किया था उसके लिए प्राथमिक हुआ, लेकिन आपको पता चल गया मेरा फलना फलना सब्जेक्ट में इतना इतना नंबर आया, तो आपके लिए क्या हो गया? द्वितीयक आंकड़ा हो गया। तो इसका आंसर पूर्व से होगा तो द्वितीयक आंकड़ा। अगला सवाल है कि किसी वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के मध्यपान नहीं मध्यमान होगा, क्या होगा यहाँ पर? मध्यमान, ठीक है, मध्यमान, ठीक है, मध्यमान, ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जो मध्यमान होगा उसको कहते हैं, यहाँ पर तो देखिए कि वो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर फिर से देखते हैं किसी वर्ग के, अच्छा वर्ग का कहा है, ठीक है, तो वर्ग का मध्यमान तो वर्ग की माप कहलाएगा। अब आप देखते हैं, आपको समझाते हैं।
वर्ग दिया हुआ 10 से 20 तक, ये वर्ग दे दिया आपका 10 से 20 तक, तो इसके बीच का जो मान है, ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा, उच्च सीमा और निम्न सीमा, तो इसके बीच का जो माप है वो अमाप कहलाता है। अगर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये वर्ग चिन्ह कहलाएगा। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल भी इसको 10 से 20, वर्ग अंतराल क्या हो गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो ये होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वो अमाप कहलाता है, वर्ग का अमाप, ठीक है। और यहीं पर कहता उच्च आंकड़े घटा निम्न आंकड़े, तो ये आपका परिसर कहलाता है, वो मिलेगा आपको, देखिएगा आंकड़ा दिया है, देखिए यहाँ इस सवाल में आप देखिए क्या दिया है, आपका वर्ग दिया है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वर्ग दिया है, और इस वाले में देखिए क्या दिया, आंकड़ा दिया है। तो उच्च आंकड़ा घटा निम्न आंकड़ा, तो ये आपका परिसर कहलाएगा। आंकड़ा देगा तो परिसर कहेंगे, और वर्ग देगा तो अमाप कहेंगे उसको, वर्ग की माप, ऐसा भी आपको मिल सकता है। अगला है कि मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह हो और आपके एग्जाम में सवाल नहीं आए तो आप देख लीजिएगा इस बार मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह की कहानी आपको याद रखना, मिलान चिन्ह 5 से ज्यादा गिनती नहीं जानता है, तो हमें 13 बनाना है, तो 5 से ज्यादा गिनती 1 2 3 4 और एक टेढ़ा काट दिया तो 5, तो 5 से ज्यादा हम 6 नहीं लिख सकते हैं। फिर से हम 1 2 शुरू करेंगे, ये 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, और ये 10 हुआ, 11 और एक 12, ठीक है, और एक 13। तो कहीं पर आपको इस तरह मिला क्या, तो कहीं पर भी आपको इस तरह नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सवाल ही गलत है। ऐसे अगर आपको आए तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा, ठीक है। मिलान चिन्ह को टैली मार्क्स भी कहते हैं, लेकिन आपको ये भी देख लेना है कि कहीं आपको छकाया तो नहीं गया है। यहाँ देखिए 10 और 6 16 है ये, यहाँ देखिए 4 4 12, एक 4 4 4 4 3 12, एक 13, यहाँ 13 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 4 8 4 12 आ रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो देखिए 4 4 8 4 3 12 3 15, अगर आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो आपको ये वाला चुन के जाना है, क्योंकि यहाँ पर से 13 पूर रहा है। तो इसको मिलान चिन्ह इस तरह नहीं होता है, मिलान चिन्ह इस तरह होता है, ठीक है, टैली मार्क्स बोलते हैं इसको, इसको टैली मार्क्स बोलते हैं। लेकिन अब नहीं दिया है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो देख लीजिए ना 13 डंटी किस में है, बस हो गया आंसर आपका। अब ये वाला क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये रोमन है, ये टैली मार्क्स नहीं है। अगला है, यहाँ पर बहुलक बताना है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बहुलक पूछा था, तो बहुलक देखना कौन सबसे ज्यादा बार है। 3 देखिए एक बार, 3 कितना बार, एक बार, 2 आपका एक बार, 4 कितनी बार है, तो 4 भी एक बार, 6 कितनी बार, एक बार, 7 कितनी बार है, 3 बार, और 9 है एक बार। तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका आंसर होगा। तो कौन सबसे ज्यादा बार आया, 7 आया ज्यादा बार। देखिए 1 2 3, यही गिन लीजिए ना, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप सीधा क्या करना है कि देख लेना है कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो 1 2 3 बार, तो हमारा आंसर हो गया 7, यहाँ 3 मत मार दीजिएगा, 7 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कह रहा है प्रायिकता से सवाल, और प्रायिकता से सवाल 200% आएंगे आपको। अगर आपको कह रहा है पीई और पी नॉट ई, तो पहले समझिए कि पीई और पी नॉट ई क्या होता है। एक घटना हो सकती है या नहीं हो सकती, दो ही बात हो सकता है, या तो होगा या नहीं होगा। अगर दोनों को मिला दे तो एक आएगा, हमेशा एक आएगा, और यही सवाल उठा के दे देते हैं। पीई और नॉट पीई, डैश मारा है ना ऊपर, इसका मतलब नॉट पीई। पीई का मतलब जो घटना होगी, और दूसरा जो घटना नहीं होगी, तो दोनों मिलाइएगा तो हमेशा एक आएगा, याद रखिएगा। कह रहा कि किसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है। कोई घटना घटेगा या ना घटेगा तो माइनस कैसे होगा, माइनस होगा ही नहीं। कहता निश्चित घटना है, तो निश्चित घटना है तो एक होगा, निश्चित घटना है तो एक होगा। एक घटना निश्चित है, हाँ आज मान लीजिए हम सेब खाएंगे, तो एक निश्चित है ना, तो एक हुआ। अब कहता है कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो माइनस में नहीं हो सकती। अभी हमने बताया था कि माइनस में कभी भी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, माइनस भी नहीं हो सकता और एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर कहा कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस प्रायिकता नहीं हो सकती है। कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है,
तो देखिए माइनस में नहीं हो सकती है। 15% का मतलब होता है कि 100 में से 15, तो 100 में 15 क्यों नहीं हो सकता है? 7 का मतलब, तो 100 में 7 क्यों नहीं हो सकता है? 3 में 2 क्यों नहीं हो सकता? लेकिन 3/2 नहीं होता, क्योंकि 1.5 हो जाएगा वो। कह रहा है एक पासा फेंकिएगा, पासा का मतलब लूडो का छक्का, तो कहता है 3 आने का चांस क्या है? तो 3 कितना बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। टोटल कितने होते हैं छक्के में? 6 होते हैं, तो 1/6 आपका आंसर हो गया 1/6। कहता है 2 आने की प्रायिकता, तो 2/6। 2 भी नहीं, 1/2 कितना बार है? एक बार है। कहता है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या क्या क्या है? 2, 4 और 6, तो 3/6 यानी 1/2 होता है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर लंब पर खींचा गया। मान लीजिए देखिए ये त्रिभुज है, ये किसी त्रिभुज है और इस पर जो आपका लंब खींचिएगा, ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर लंब डालें, तो लंब डालेंगे तो रेखाखंड क्या करेगा? तो ये इसका तो पहली बात तो भुजा का समद्विभाजक हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई, ऊंचाई भी कह सकते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर लंबवत खींचा गया रेखाखंड, तो देखिए इसका आप समझिए ध्यान से, यहाँ पर 2-3 बातें दिए हैं कि भुजा का समद्विभाजक ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है टेढ़ी, अगर त्रिभुज इस तरह टेढ़ा हो जाए, अगर टेढ़ा त्रिभुज है और यहाँ से हमने डाला है, तो ये कोई बराबर तो नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। ये त्रिज्या भी नहीं होगा। माध्यिका, माध्यिका क्या होता है? भुजा को 2 भागों में बांटने वाला माध्यिका, ये ऊंचाई कहलाएगा, क्योंकि ये ऊंचा है ना, ये ऊंचा है इसलिए क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे, ठीक। अगला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर ये हमेशा लंब होती है। अभी तो हमने तुरंत दिखाया। ऊंचाई क्या होती है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा? लंबवत, है ना? क्या लिखा गया? देखिए लंबवत की दिखा गया। जब ऊंचाई है तो क्या होगा? त्रिज्या पर हमेशा लंबवत होता है, ये हमेशा लंबवत होता है। देखिए कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा से केंद्र पर गुजरने वाली त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। यही आपसे पूछाती है, लंबवत होता है। एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इसको छेदक रेखा कहते हैं, है ना? इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो सबसे पहले छेदक रेखा तो है नहीं, तो एक वृत्त है और 2 बिंदुओं पर टच कर रही है, 2 बिंदुओं पर टच कर रही है, तो छेदक अगर रेखा होता है, एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ऐसा अगर होता, छेदक रेखा कहीं लिखा हुआ, तो हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन छेदक रेखा नहीं है, तो ये क्या है? इसका व्यास है, तब इसे हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अब कह रहा है केंद्र, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, आपको इसको बनाना ही नहीं, सिंपल सी बात याद रखना है कि 3, 4, 5 का दोस्ती होता है। 3, 4, 5 पाइथागोरस त्रिक पर बैठते हैं, तो आपको 3, 4, 5 दिख गया तो इसका आंसर 3 होगा। 3, 4 दिखेगा तो 5 होगा, और 5 और 3, 5 और 4 दिखेगा 3 होगा, और 3 और 5 दिखेगा तो 4 होगा। अब रट लीजिए 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 का तो पहाड़ा भी चलेगा, जैसे 3 दूना 6 हुआ तो 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10, 6, 8, 10, यानी 3 का मल्टीपल चलता है। 3, 4, 5, तो आपका देखिए 4 और 5 दिख गया, अब 3 मारिए सीधा। आज आपको मैं बताऊंगा ऑप्शन से कैसे बनाना है। कह रहा है एक स्पर्श रेखा वृत्त को कितने स्थान पर काटती है? अभी हमने तस्वीर को दिखाया, ये है वृत्त और ये स्पर्श रेखा, क्या बढ़िया से बनाता हूँ, ये स्पर्श रेखा है, तो कितना जगह काट रहा है? तो एक जगह काट रहा है, टच करके चला गया तो एक ही जगह ना काटेगा, तो ये हो गया 1 अंक पर, इस स्थान पर काटी। एक स्पर्श रेखा वृत्त को इस स्थान पर काटती है। अच्छा, ये नहीं कहा कि 1 अंक पर, आप वृत्त पर काटती है ना? कहाँ पर काटती है? वृत्त पर काटती है। ये वृत्त है ना आपका, तो वृत्त पर ही ना एक काट रही है एक स्पर्श रेखा। एक वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर होती है, ये अनंत है। एक वृत्त पर कितने सारे अनंत, अब देखिए इधर से खींचिए, 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 इधर से, कितना सारा हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसलिए अनंत होगा ये। अब ये देखिए आप कि tan 60/cot 30, अब देखिएगा कि जो मान tan 60 का होगा वही cot 30 का होगा, तो tan 60 का मान होता है √3,
और बटे कॉट 30 का होता है 1/√3। समझ गए? नहीं नहीं, कॉट 30 का मान होगा √3। सेम टू सेम होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे हम अभी आपको बता रहे हैं। यदि आपको भागा दिखे, यदि आपको भागा दिखे, बट्टे में भागा, तो आंसर 1 मारिएगा। यदि आपको घटा दिखे तो आप 0 मारिएगा। समझिए बात को। तो यदि आपको भागा दिखे, जैसे कि कुछ भी मान हो और आपको भागा में दिख रहा है, इस तरह दिखे या बट्टे में दिखे या फिर ऊपर नीचे लिखा हुआ दिखे, भागा रहे तो आपको 1। ठीक है, ये ऐसे ही सवाल सेट किए जाते हैं ताकि कट करके 1 हो जाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ ये लंबे प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन आज हम आपको ऑप्शन से बता रहे हैं। आप इसे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मान लीजिएगा, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे नंबर उठाना है वो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि आज जो इस क्लास को नहीं देखेगा बहुत पछताएगा। तो 10 60 cot 30, देखिए 10 का उल्टा cot होता है, तो 10 60 का जो मान होगा cot 30 का वही मान होगा। तो √3/√3 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1। अब है कि समकोण में 24 और 10 60 का मान बोला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये बनाएंगे कि एक ABC बनाते हैं। तो हमने एक ABC बनाया, त्रिभुज ABC। तो यहाँ कह रहा है कि B है समकोण, B समकोण है, तो A कोई भी हो सकता है। A ऊपर कर दिया आपने, ऊपर A, ऊपर A हो गया। अब कह रहा है कि AB का मान 24 है, ये लिख दिया 24। BC का मान क्या है? तो BC का मान 7 है। तो AC का क्या मान होगा? तो AC को निकालने से पहले हम देखेंगे क्या हमारा आंसर इसी से आ जा रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो याद रखिए, लाल कक्का याद कर लीजिए आप, लाल कक्का, कक्का है ना, लाल कक्का, LAL, ये गलत हो गया, यहाँ पर गलत हुआ है, इसको थोड़ा लाल कक्का, KKA। ठीक है, तो यहाँ लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो आधार यानी बेस, तो हमारा बेस क्या हो गया? 7 हो गया, और लंब क्या हो गया? 24 हो गया। तो हमें बाकी मान निकालने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर हो गया 24/7। आगे आते हैं, कह रहा एक्स अक्ष से दूर। अब आप देखिए दो ही अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और एक्स से दूर भाग रहा है, तो एक्स से दूर भाग रहा है तो किसका मान मिलेगा? वाई का मान मिलेगा। तो वाई का मान कितना है? पहले एक्स तब वाई, पहले एक्स तब वाई, वाई का मान कितना है? 4 है, तो हमारा आंसर 4 हो गया। यहाँ कह रहा है त्रिभुज का परिमाप। तो सबसे पहले आप जानिए त्रिभुज का परिमाप या किसी का भी परिमाप हो, उसका बाहरी दूरी को परिमाप कहते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है, और त्रिभुज में टोटल आपको बता दिया है 100, परिमाप कितना है? 100 है। तो हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, और 100 पुराना है। अब देखिए 30 और 40 कितना हो गया? 70, 70 में 30 जोड़ देंगे, 100 पूर गया, आपका आंसर हो गया। कह रहा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। अब है किस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां समान है, तो समान है तो समबाहु त्रिभुज है कि नहीं? समान है तो समबाहु त्रिभुज, दो को समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज, और कोई भी भुजा समान नहीं है तो इसको कहते हैं विषम बाहु, और इसके स्क्लेंट ट्रायंगल भी कहते हैं। तो समबाहु में सभी भुजा समान, समद्विबाहु में दो भुजा समान, और स्क्लेन यानी विषम बाहु में कोई भुजा समान नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समबाहु। आगे देखते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो 3 के प्रथम 5 गुणज बोला है इस बार, औसत नहीं बोला है। तो गुणज मीन्स होता है पहाड़ा, गुणज मीन्स क्या होता है? पहाड़ा होता है। तो आपको क्या करना, 3 का पहाड़ा लिख देना, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। यही कहा है कि 3 का पहाड़ा का आपको प्रथम 5 गुणजों का योग करना है। तो ये पहाड़ा हमने लिख दिया, गुणजों का योग करेंगे, ये हमने गुना का योग करना शुरू कर दिया। तो 15 12 27, 27 और 30 कितना हो गया? 27 और 3 हो गया 30, 30 और 15 45, आपका आंसर हो गया 45। लग रहा है कि 10 से 250 के बीच चरका पड़ा, तो 4 के गुणकों, तो अभी हम गुणकों गुणजों का क्या बताया? पहाड़ा बताया। तो 10 से
ज्यादा होना चाहिए और 250 से कम। तो जब आप 10 से ज्यादा जाएंगे तो आपका हो जाएगा 12। तो 12 से शुरू करेंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये चलते 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 248 पर जाएंगे, क्योंकि 3 से काटना है हमको। तो 3 से काटना 248 कटेगा, एक बार देखते हैं। 3 से 4 से काटना है ना, 4 4 तिया 12, हाँ 4 से काटना है। तो 4 6 24, 4 दूना 8, हाँ कट जाएगा। अब ये आपका डाटा आ गया। अब इसमें कह रहा है कि टोटल कितने हैं। तो यहाँ पर पहले पद को ए कहते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो बड़का पड़ा है तो डी हो गया हमारा 12, ये सार बनता डी। और अंतिम पद को ए एन कहते हैं, ए एन है 248। याद रखिएगा ये सब। अब देखिए आपको हम बताते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप कि ए एन का हमने देखा था 248 था। अब उसके बाद ए का मान हमने क्या रखा, तो हमने 12 रखा। और एन माइनस वन, तो एन ही तो पूछा है कितने, एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान भी 12 ही निकाले थे हमने। अब देखिए आप कि अब सॉल्व करेंगे तो 248 बराबर 12 जोड़ 12 एन माइनस 12, ये देखिए। तो 12 और 12 खत्म हो गया। अब आपको काट देना है, तो ये कटा, हाँ 12 12 खत्म हो गया। अब यहाँ से कटेगा तो 4 से काटता हूँ, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 दूना 8, फिर 3 से कटेगा ये। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लेता हूँ। 248 12 प्लस एन माइनस, तो ये 12 एन माइनस 12, तो 12 12 खत्म हो गया। ठीक है, 12 एन 3 से काटते हैं, तो किससे काटा था हमने, 4 से काटा था, है ना। तो 4 छक 24 और 4 दूना 8, तो 3 से काटते हैं हम, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और लगभग 21 20, एक भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं हो रहा है। कह रहा है 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के गुणकों का योग। ठीक है, ए एन हमारा 248 हो गया, 4 दूना 8, हाँ ठीक 248 हो गया। ए भी हमारा 12 से शुरू होगा, और ए डिफरेंस हमारा डी 12 हो गया। एन माइनस वन, तो 12 उतार दिए, 12 एन माइनस 12। ठीक है, आपका आंसर आ गया। 21 ऐसी संख्याएं हैं जो चर का पढ़ा से कटेगा, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ऑप्शन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो इसकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा समांतर श्रेणी में कौन सा पद 78 है, एनवा पद 78 है। ठीक है, और ए एन का मान दिया हुआ कितना, 78। सेम फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान देखिए, 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5 इंटू डी 5। ठीक है, तो 78 हमने लिखा यहाँ पर, बराबर 3 प्लस 5 एन माइनस 5। तो यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस करके -2 हो रहा है। तो 78 बराबर -2 प्लस 5 एन। अब 2 जाकर के इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 एन। तो 16 पंचे 80, कितने पद हैं, 16वां पद 78 है। देखिए सेम फॉर्मूला से बना ना, तो उसमें सवाल में कुछ प्रॉब्लम होगा। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल नहीं है। तो द्विघात समीकरण के 3 प्रकार से मूल निकाले जाते हैं, याद रखिएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो 2 निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा, और दोनों अलग अलग निकलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर है 0 के, तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, और हमसे यही पूछा था। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह के सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जो संख्या दिया है उसको तोड़ दीजिए और अपने बगल से तोड़िए। तो देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, और यहाँ ध्यान रहे कि दोनों का डिफरेंस 1 हो, ऐसा आप तोड़िए। तोड़ने के बाद अगर प्लस है तो बड़ा वाला लीजिए, अगर माइनस है तो छोटा वाला लीजिए। हमारा आंसर हो गया ये।
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्य आपको कहा तो शून्य, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर हम लिख देंगे 0, है कि नहीं। और शून्य दिया हुआ है, तो शून्य दिया हुआ, एक शून्य कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ हो गया 2 दूना 4 और 4 और 3 दूना 6, कितना हो गया 10। 10 बराबर 10 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा -10। ये आ गया आंसर। अगला है कि इसका शून्य निकालना है, शून्य। चलिए देखते हैं इसका शून्य निकालते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर 27 हो गया, उधर ले जाकर प्लस, तो x बराबर रूट अंडर 27। 27 को तोड़िए, 3 गुना 3 गुना 3 निकलेगा। चूंकि दो जोड़ा में से एक बाहर निकलता है, तो 3 हो गया और अंदर रह गया 3 रूट 3। 3 रूट 3 कहां पर है हमारा, यहाँ पर है। और रूट से जब भी बाहर निकलता है ना, प्लस माइनस दोनों रहता है उसमें। अब यहाँ कह रहा है इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य तभी निकलेगा कि जो समीकरण इसको 0 बना देगा वही इसका शून्य होगा, है ना। तो चलिए इसको 0 बनाता है कौन, तो पहले ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, -2 गुना -4 -8 बराबर 0। हम ये मान रखे हैं इस पर, ठीक है। तो पहला हमने मान रख दिया x, 2 मान रख दिया, ठीक है, और दूसरा मान रख दिया हमने 4। तो देखते हैं क्या होता है, 4 प्लस 8 माइनस 8 बराबर 0। ये नहीं हो रहा है, ये 4 बच जा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। ये वाला देखिए, अब ये तो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब -2 पहले से है और गुना -2 -8 बराबर 0 होना चाहिए। तो 16 यहाँ लिखें और यहाँ हो गया आपका माइनस माइनस +4 और -8 बराबर 0। तो 16 4 20, 20 में 8 गया 0 होगा क्या, 20 में 8 गया तो नहीं, ये 0 नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं। अगला देखते हैं, अगला है -2। तो -2 का स्क्वायर कर दिए और फिर 2 गुना -2 -8 बराबर 0 करना है हमें। तो ये हो गया 4 और यहाँ माइनस माइनस +4 और -8 बराबर 0। देखिए 8 - 8 बराबर 0, हमारा आंसर सी सेट हुआ इसमें। अगला है कि 96 का भाज्य गुणनखंड कीजिए। बहुत इजी सवाल है। 96 को लीजिए, ऐसे रखिए, 2 से घटाइए 48 बार में होगा, 2 से घटाइएगा तो 24 बार में होगा, 2 से घटाइएगा 12 बार में, 2 से घटाइएगा 6 बार में, और 2 से घटाइएगा 3 बार में। तो 1 2 3 4 5 बार 2 आया। 5 बार 2 कहाँ है, यहाँ पर है। 5 बार 2 और 1 बार 3, हमारा आंसर आ गया। दो परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर सदैव क्या होता है, सदैव देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर हमेशा परिमेय होगा। हमेशा क्या होगा, एक मिनट देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग या अंतर, दो अपरिमेय संख्या, अच्छा अपरिमेय, हमने परिमेय बोला था, ये हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है। परिमेय रहेगा तो परिमेय होगा, अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 5 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। देखिए वह छोटी छोटी संख्या जो 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक कौन कौन है, 1 2 3 4 5, है ना। अब कह रहा है कि छोटी से छोटी, यही सब पकड़ना है। छोटी का मतलब एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मीन, है ना, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मीन। तो 2 से कटाइए एक बार में, 3 उतरा, 2 दूना 4, 5 उतरा, अब नहीं कटेगा। तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, आपका आंसर आ गया 60। छोटी छोटी बोलेगा तो एलसीएम कीजिए, बड़ी से बोलेगा तो एचसीएफ कीजिए। ये देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए एचसीएफ निकालना है लेकिन शेष बच रहा है, तो एचसीएफ तभी निकलेगा जब इसको हटा दीजिएगा। 70 में 5 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 65, और 65 और 125 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो गया आपका 17 8 25 117।
अब इन दोनों में से देखिए घटा, शेष बच रहा था तो आपको कटने नहीं देता, विभाजित होने नहीं देता, इसलिए हमने पहले घटा लिया, इसको इसमें घटा दिया। अब हमारे पास दो संख्या है, आपको ऐसा संख्या खोजना है जो दोनों को काटता हो। 65 दोनों को काटेगा नहीं, 15 दोनों को काटेगा नहीं, 25 दोनों को काटेगा नहीं, 13 दोनों को काटेगा, हाँ काटेगा। आ गया आंसर आपका HCF। 10वां अगला सवाल है, देखिए नंबर पे नहीं जाइएगा, हमने पहले ही बोल दिया था आपको कि P और Q पूर्णांक P बटे Q के रूप में लिखना। P बटे Q के रूप में आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, P बटे Q में लिख रहे हैं तो परिमेय संख्या है। अगला है कि सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5, तो हमने तीन बार ये बता रहा हूं कि 1 से शुरुआत होगा तो वो क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। 0 से शुरुआत होगा तो पूर्ण संख्या होगा। 2 4 6 8 दुक्का पाड़ा का होगा तो सम संख्या होगा। दुक्का पाड़ा से नहीं कटेगा तो विषम संख्या होगा। आप देख रहे हैं हम बनाना पड़ रहा है हमको, कुछ सवालों को छोड़ दे तो किसी को बनाना ही नहीं पड़ रहा हमको। कह रहा कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल है, तो देखते हैं दो अपरिमेय संख्या, तो मान लेते हैं 2√2 एगो दो अपरिमेय संख्या और एक तो 3√2 अपरिमेय संख्या, या फिर 3, देखिए पहले इसको कर लेते हैं, तो 2 तिया 6 और आधा आधा मिलके हो गया पूरा, तो 12। तो एक बार में आ गया परिमेय, एक बार में परिमेय आ गया। अब दूसरे उदाहरण को लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप, अगर 2√2 और एक लेंगे 3√3, तो आपका 3 दूना 6 और √6 हो गया। तो एक बार परिमेय आ गया और एक बार अपरिमेय आ गया। तो अब हमें यह निर्धारित करना है कि हम क्या करें। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल तर्क संगत या तर्कहीन है, ये कंफर्म नहीं है कि क्या आएगा, है ना, ये कंफर्म कह ही नहीं सकते हैं। गुणनफल है ना, योगफल घटा रहता तो अपरिमेय हो जाता। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय जोड़ते हैं आप तो हमेशा अपरिमेय होगा। अगला है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जो रूट के अंदर रहेगा वो अपरिमेय होगा। देखिए रूट के अंदर है अपरिमेय, रूट के अंदर है अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस कट गया, 3 और 3 कितना हो गया 6, तो ये रूट के अंदर है क्या, नहीं है, तो ये परिमेय है। यहाँ देखिए रूट के अंदर है तो अपरिमेय। कह रहा है कौन नहीं है, तो ये वाली जो है ये अपरिमेय नहीं है। अगला है 26 और 91 का HCF, HCF का मतलब मौसौ, तो अभी हमने आपको बताया था, इतना शॉर्ट आपको कोई नहीं बता पाएगा जितना मैं बता रहा हूँ। एक ऐसी संख्या खोजिए जो दोनों को काटे, 15 से कटेगा नहीं, 19 से कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा 13 से, हो गया HCF आपका। तो अब वो जमाना गया कि जब आप लॉन्ग प्रोसेस में चल रहे थे। इससे क्या हो गया, तो ये देख लिया आपने, किससे कटा, तो 13 से कटा है। तो अब ऐसे ही निकालिए, वो पहले वाला जमाना पर आधार पर मत निकालिए। अब यहाँ कह रहा है कि n के लिए कोई पूर्णांक n है और विषम का रूप क्या होगा। तो मान लीजिए कोई पूर्णांक n है, मान लीजिए 1 है, तो विषम का रूप ऐसे ही हो गया। दूसरा देखते हैं, 3 है, तो 3 को आप क्या करेंगे, 2 एकम 2 जोड़ 1। और अगला क्या विषम, 5 है, तो 2 दूना 4 और 1 5, यानी 2n प्लस 1 का रूप आ रहा है, 2n प्लस 1 का रूप आ रहा है आपका यहाँ पर। दशमलव प्रसार, 22/7 का दशमलव प्रसार कभी भी खत्म नहीं होगा, तो इसको बोले गैर समापन गैर दोहराव, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा ना, इसको फिर